आज हम लोग दो तीन छोटा छोटा सा टॉपिक्स है, ये सब ख़त्म कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक है बट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कल से हम लोग फिर जो रिएक्शन स्टार्ट कर लेंगे। रिएक्शन में क्या क्या लॉज है, रिएक्शन किस लॉज पे बेस्ड होता है, ये सब हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग जो छोटा छोटा दो तीन टॉपिक है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। जैसे कोई भी एक एलिमेंट दिया है A2B C3, ऐसे करके कोई भी कंपाउंड का एक फॉर्मूला दिया है। तो इसमें सपोज आपसे पूछा जाए कि ए का परसेंटेज कितना है, ठीक है ना। ए का परसेंटेज मास कितना है, एक का कितना परसेंट है उस कंपाउंड में, ठीक है ना। जैसे कि एक सिंपल सा क्या होता है, आपको अगर एक शरबत बनाना है, शरबत क्या है, गिलास है, 1 लीटर पानी लिया, इसमें सपोज़ 200 ग्राम चीनी डाल दिया। तो बोलेगा कि सपोज़ 1 लीटर का मान लेते 1 kg मास है वाटर का। तो आपसे बोला जाए कि परसेंटेज वेट निकाल दो चीनी का कितना है शरबत में, तो निकाल सकते हैं ना। 200/100 क्या हो गया, 0.2। ये हो गया परसेंटेज, यानी कि 0.2 मतलब 20%। तो इसी तरह से कोई भी कंपाउंड में अगर किसी भी खास एलिमेंट का आपसे पूछा जाए कि इसका परसेंटेज वेट कितना है, इसका कितना टोटल कंपाउंड में इसका क्या वेटेज है, तो वो हम लोग यहाँ पे निकालना सीखते हैं कैसे निकालते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना होता है, कैलकुलेट मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये जो A2B C3 है, यहाँ पे सपोज A का मोलिकुलर मास X है, B का Y है और C का Z है। तो A का टोटल मास कितना हो जाएगा, A का मास हो जाएगा 2x। सब चलिए हम लोग यहाँ परसेंटेज ऑफ A निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ A इन कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ A इन कंपाउंड, ठीक है ना। तो चलिए ये निकालते, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले मास ऑफ ए लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, मास जिसका हमको चाहिए उसका पहले मास लेते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 × x। कितना ए है, ए 2 है और एक ए का मास है 2x, तो टोटल कितना हो जाएगा 2x। अब किससे डिवाइड करते हैं, टोटल मास से। मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाई टोटल मास, मोलिकुलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। इसका मैं जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए बस। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट कहाँ पे, कंपाउंड में, मतलब उस कंपाउंड में कितना मास है उसका, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे मैं बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्या है, 2x है, इसी फॉर्मूला को यूज़ करके यहाँ पे बनाते हैं। 2x है मास किसका, एलिमेंट का उस कंपाउंड में। ए का मोलिकुलर मास x है, तो 2 का कितना होगा 2x। अब टोटल मास कितना है, टोटल मास चलिए दिखाते हैं, 2x। b कितना है, 1 है, तो y प्लस c कितना है, 3 है, तो 1c का वेट है z, तो 3c का कितना होगा 3z। तो अगर हम लोग को x का e का निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई 2x प्लस वाई प्लस 3z। इसी तरह चलिए ये हो गया इसका। अब चलिए इसी तरह अगर हम लोग b का निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ b क्या हो जाएगा, b का मास कितना है, b का मास है यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है b का, और b का मोलिकुलर मास है, b का एटॉमिक मास है y। तो एक एटम है तो इसका सिर्फ और सिर्फ y मास ही है उस कंपाउंड में। टोटल मास तो हमेशा मोलिकुलर का सेम रहेगा ना, उस मोलिकुलर का जो टोटल मास है, जो टोटल मास है वो तो हमेशा यही रहेगा, 2x प्लस वाई प्लस 3z। अब परसेंटेज ऑफ c निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ c, इसके लिए क्या है, टोटल मास ऑफ c कितना है 3 × z। एक का मास है z, तो 3 का कितना होगा 3z डिवाइड बाई 2x प्लस वाई प्लस 3z। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे किसी भी एटम का कोई कंपाउंड में अगर हम लोग को निकालना है कि उसका कितना परसेंट है, तो हम लोग इतना निकाल लेते हैं। और हाँ, ये तो सिर्फ फ्रैक्शन आएगा, अगर इसको हम लोग को परसेंट में करना है तो इसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज आपको दे देगा। ये फ्रैक्शन आएगा, जैसे 0.2 आया तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज आपको दे देगा, ठीक है। अब चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ N in N2SO4,
चलिए एक कंपाउंड दे दिया है N2SO4, उसमें हम लोग को N का परसेंटेज निकालना है। तो क्या था फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ N। परसेंटेज ऑफ N के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखते हैं मास ऑफ N कितना है। तो इसका 2 एटम है, एक एटम का मास कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 होता है। नहीं याद है तो आपको बार बार बोल रहा हूँ, एटॉमिक पीरियोडिक टेबल से आप याद कर लीजिए सब। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, 2 है तो टोटल मास हो गया 28। अब इस मोलिक्यूल का टोटल मास निकालना है तो कैसे, इसका मास हो गया 14, ये SO4 का कितना हो गया, S का हो गया 32, O का हो गया 16, टोटल कितना हो गया, O कितना है 4 है तो 4O का कितना हो गया 16 × 4 64, ठीक है। 32 + 64 कितना हो गया 96, और ये कितना है 14, 96 + 14 हो गया 110। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 110 और परसेंटेज के लिए × 100 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ N ये आ गया 28 × 10/11 = 280/11। इसको आप सॉल्व करके जो आएगा वो हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ N इन कंपाउंड। इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पे O का निकालना होता तो O का क्या रहता, O का हमारे पास 64 वेट है उस कंपाउंड में, तो कुछ नहीं करते, सिर्फ 64 परसेंटेज ऑफ, अगर हमको O निकालना रहता परसेंटेज ऑफ O तो हम क्या करते हैं 64, और टोटल मास तो हमेशा सेम ही रहेगा मोलिक्यूल का, तो ये लिख देते यहाँ पे जो आता × 100 कर देते। हमको सिर्फ S का चाहिए, S का कितना होता है परसेंटेज ऑफ, अगर हमको S निकालना रहता तो इसका क्या हो जाता 32/110 × 100। सिंपल सा सारा ऐसा ही कैलकुलेशन आता है जो कि हम लोग को करना होता है परसेंटेज किसी भी निकालने के लिए। चलिए अब दूसरा टॉपिक क्या है, इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला दोनों देख लेते हैं एक ही साथ। इम्पेरिकल फार्मूला है और मोलिकुलर फार्मूला है, एक और टॉपिक और है मोलिकुलर फार्मूला। तो ये क्या इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, ये एक मतलब होल नंबर रेशियो दिखाता है, इट रिप्रेजेंट्स होल नंबर रेशियो, it represents whole number ratio between the elements, whole number ratio between elements। जैसे कि सपोज A2B4C8 है, ऐसे करके अगर कोई कंपाउंड है तो इसका होल नंबर रेशियो क्या दिख रहा है आपको 1:2:4 है, तो इसको सिंपली वो लिख सकते हैं AB2C4, देख रहे हैं ना। इसको अगर 2 से हम डिवाइड कर दे तो ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इम्पेरिकल फार्मूला। आप सपोज एक ग्लूकोज का फार्मूला जानते हैं C6H12O6, ये एक फार्मूला है, तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं तो CH2O हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको, एक होल नंबर रेशियो जो कि एक कॉमन ले रहा है उसको कॉमन लेके हटा देना, उससे डिवाइड करके जो भी एक डिवाइड करने के बाद बचेगा उसको हमको यहाँ पे लिख देना, ये हो जाता है इम्पेरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला में ये कुछ नहीं होता, ये एज इट इज़ लिख देना है, एज इट इज़, जितना एलिमेंट का जितना एटम उस कंपाउंड में है। जैसे कि मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है C6H12O6, ये हमेशा यही रहेगा। इसको आप कुछ भी डिवाइड करके इसको काट के छोटा नहीं कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना इम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है, जो कि होल नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखना 1:2:3 अगर आपको दिख रहा है तो सिंपली उसको डिवाइड करके आप काट के ऐसे लिख दीजिए, वो हो गया इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है ना। जैसे कि क्या है C2H4 ऐसे करके कोई कंपाउंड है तो दिख रहा है आपको, ये 2 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH2 सिंपली, ठीक है। लेकिन मोलिकुलर फार्मूला हमेशा यही रहेगा। इम्पेरिकल फार्मूला ऐसा हो सकता है लेकिन मोलिकुलर फार्मूला के साथ आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मोलिकुलर फार्मूला हमेशा वही रहेगा जो शुरुआत में था, ठीक है ना। इम्पेरिकल फार्मूला आप उसको डिवाइड करके चेंज कर सकते हैं। तो ये 2-3 टॉपिक था, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं, सिंपल एक परसेंटेज निकालना था, कंपोजिशन निकालना था, उसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दी, ये आप नोट कर लीजिए। और कैसे निकालना था वो भी मैंने 2-3 क्वेश्चन करके, एक ही क्वेश्चन में 2-3 पार्ट करके मैंने दिखा दिया। अब मैंने इम्पेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला समझा दिया। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, ये हो जाने के बाद अब हमारे पास जो बेसिक्स था वो सब खत्म हो गया। कल से हम लोग पूरी तरह से मतलब नेक्स्ट क्लास से रिएक्शन पे फोकस करेंगे, रिएक्शन पे क्या क्या लॉ होता है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो नया टर्म आप सुनने वाले हैं आगे चल के, वो सब हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का बेसिक्स खत्म हो गया है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।